बैक इन माय वीडियो। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में। अब तक मैं पिछले 2 लेक्चर तैयार कर चुका हूं। उसमें एक एल्गोरिथम का लेक्चर तैयार किया है और एक मैंने एक हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग किया है कि सी किस तरह से बनी है, किसने बनाई है, कब लॉन्च हुआ है, उसके साइंटिस्ट कौन है। आज हम सी प्रोग्रामिंग में जो डिस्कस करेंगे कि एक प्रोग्राम बनाने के लिए हमें किन किस कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है एक सी के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम उसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की नीड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका एक ग्रामेटिकल रूल होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये ग्रामेटिकल रूल होता क्या है? देखिए, सबसे पहले आप कोई भी अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका एक चीज़ होता है, इसका थोड़ा साइज बिग कर लेता हूँ। उसका होता है सी कैरेक्टर सेट। या कोई भी प्रोग्रामिंग होती है उसका एक कैरेक्टर सेट होता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे सी कर रहा हूँ, जावा कैरेक्टर सेट हो सकता है, सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट हो सकता है। तो मैं सी की शुरुआत कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको सी कैरेक्टर सेट दिया। सी कैरेक्टर सेट में जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं आपके लेटर्स। क्या आते हैं? लेटर्स आते हैं। अब जो लेटर्स होते हैं वो इसके अंदर 2 टाइप्स के यूज होंगे। एक लेटर्स होता है लोअर केस। क्या होता है? लोअर केस लेटर को हमेशा स्मॉल लेटर में ही टाइप किया जाता है। ऑलवेज टाइप इन द स्मॉल लेटर एज लाइक ए बी सी एन टू। ये कहाँ तक मिलेगा आपको? जेड तक मिलेगा। इसी तरह से नंबर 2 पे जो होता है वो होता है आपका अपर केस। अपर केस लेटर ऑलवेज टाइप इन द कैपिटल लेटर। ओके, अपर केस ऐसा लाइक ए बी सी एंड कहाँ कहाँ तक मिलेगा आपको? कैपिटल जेड तक। यानी कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उस प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको स्मॉल लेटर की भी नीड पड़ सकती है, कैपिटल लेटर की भी नीड पड़ सकती है, यानी कि अपर केस एंड लोअर केस। उसके बाद ये था आपका पहले नंबर पे, यानी कि आपको क्या चाहिए? लेटर्स चाहिए। क्या चाहिए? लेटर्स चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए? दूसरे नंबर पे चाहिए आपको नंबर्स। क्या चाहिए? नंबर्स। मैं थोड़ा सा और नीचे करके लिख लेता हूँ। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए आपको? नंबर्स चाहिए। और नंबर्स जो मिलेंगे वो आपको कहाँ तक मिलेंगे? 0 to 9 तक आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तीसरा नंबर आपको क्या चाहिए? तीसरा चीज चाहिए आपको क्या? आपको चाहिए क्या? आपका कैरेक्टर्स हो गया, नंबर्स हो गया। तीसरे नंबर पे चाहिए वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल्स का मतलब, हाँ एक चीज़ हो, ये जो नंबर है इस नंबर को हम एक तरह से कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट एज ए लाइक इसको एक तरह से डेटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा भी कहा जाता है। ओके, एक होते हैं वेरिएबल्स। देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपने मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है मैथमेटिक्स के अंदर? आपने x पढ़ा है, y पढ़ा है। आपने सुना होगा x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू आपने पढ़ा है 3। तो ये जो x है, ये x के अपने आप में एक वेरिएबल है, y भी क्या अपने आप में एक वेरिएबल है। ये 5 क्या है? 5 इज ए कांस्टेंट। ये 5 अपने आप में क्या है? कांस्टेंट है। तो वेरिएबल का अपना काम क्या होता है? वेरिएबल इज टू यूज टू कंटेन ऑफ द डेटा। वेरिएबल यानी कि वेरिएबल का काम होता है डेटा को कंटेन करने के लिए। वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप हो सकता है, आपका कैरेक्टर ऐसा लाइक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो सकता है, सिंबॉलिक डेटा टाइप हो सकता है। वेरिएबल का मतलब होता है अपने अंदर किसी भी डेटा को कंटेन करने के लिए। और इसको थोड़ा सा मैं टेक्निकली में अगर जाता हूँ, टेक्निकली उसमें जाता हूँ तो एज ए लाइक इसको बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। क्या बोलते हैं? मेमोरी लोकेशन। ओके, तो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज ए container, okay, and any any type डेटा स्टोर। और अपने अंदर क्या करता है? डेटा टाइप को स्टोर करता है। वेरिएबल अपना में कंटेनर है और अपने अंदर वो किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करने का काम करता है। आपने मैथमेटिक्स में देखिए, ये जो x है, x अपने में एक वेरिएबल है, y भी अपना में वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अगर मान लो सपोज कीजिए मैंने x इक्वल्स टू मैंने 5 कर दिया, नो प्रॉब्लम। y इक्वल्स टू मैंने 3 कर दिया, नो प्रॉब्लम। अगर मैं z इक्वल्स टू कर देता हूँ x प्लस वाई,
तो ये क्या हुआ कि हमेशा एक चीज याद रखना, जो वैलिड माना जाएगा वो किस तरह से माना जाएगा, x इक्वल्स टू 5 माना जाएगा या फिर 5 इक्वल्स टू x माना जाएगा, कौन सा वैलिड है। आप जाहिर सी बात कहोगे ये वैलिड है, ठीक है। आप कभी मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह से पढ़े हो कि 5 इक्वल्स टू x, नो। कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी कंटेन स्टोर नहीं हो, कोई भी कंटेन स्टोर नहीं हो सकता आपके डेटा के अंदर। हमेशा क्या होता है कि कंटेनर के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। एज ए लाइक आप देखिए, आपके पास एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, मैं इसको एक कंटेनर मानता हूँ। तो इस कंटेनर के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। आप इसके अंदर आटा रख लीजिए, चीनी रख लीजिए, पानी रख लीजिए, ईंट रख लीजिए, सौंफ रख लीजिए, हरी मिर्च रख लीजिए, टमाटर रख लीजिए, एक एक्स्ट्रा कुछ भी रख लीजिए, एनीथिंग स्टोर। ओके, इसी तरह ये जो वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकता है, लेकिन इसके कुछ रीज़न होते हैं। ये यानी कि इसके अंदर वैल्यू किस तरह से इनपुट की जाती है, आप इस तरीके से इनपुट करेंगे, इस तरह से, दिस इज द वैलिड, दिस इज द इनकरेक्ट। ओके, तो देखिए जड़ के पास क्या स्टोर है, जो एक्स और वाई थी, सॉरी जो एक्स और वाई था, उन दोनों को ऐड करके वो कहाँ पे स्टोर हो गया, आपका जड़ के अंदर स्टोर हो गया। किसके अंदर स्टोर हो गया, जड़ के अंदर। तो जड़ की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 8। ओके, आप जरूरी नहीं है आप न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टोर करें। मैं चाहता हूँ एक्स इक्वल्स टू, मैं थोड़ा साइज बढ़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, अगेन इंक्रीज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ एक्स इक्वल्स टू, मैं अपना नाम स्टोर करना चाहता हूँ, अगर मैंने कोई अल्फ़ाबेट स्टोर कर दिया, जब भी वेरिएबल के अंदर सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी न्यूमेरिक डेटा स्टोर हो सकता है, आप डायरेक्ट स्टोर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप एक्स इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने वाई इक्वल्स टू या एक्स इक्वल्स टू आप एम स्टोर करोगे, तो एम भी तो एक डेटा है। मैं यहाँ पे एक नाम टाइप कर रहा हूँ, ये भी तो मेरा एक डेटा है। लेकिन जब वेरिएबल के अंदर डेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डेटा किस टाइप का है, ये डेटा है नंबर टाइप का है। किस टाइप का है, नंबर डेटा टाइप है। लेकिन ये डेटा किस टाइप का है, ये लेटर टाइप का है, यानी कि अल्फाबेट डेटा टाइप है। जब कोई भी लेटर या अल्फाबेट आता है तो हमेशा उसको इंडिकेट किया जाता है इन क्लॉज विद इन सिंगल कोट। हमेशा जब भी कोई भी लेटर टाइप का डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है तो हमेशा उसको एनक्लोज किया जाता है सिंगल कोट के साथ। किसी किसी के अंदर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, वहाँ पे हम केवल डबल कॉट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डबल कॉट भी लगा सकते हैं। ओके, अगर आपको अल्फाबेट टाइप का डेटा स्टोर करना है वेरिएबल के, आप कुछ और भी स्टोर कर सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू मैंने निकाल दिया 6.3, यहाँ पे किस टाइप का डेटा, ये है रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, ये आपका रियल नंबर डेटा टाइप है। ये कौन सा नंबर है, ये आपका इंटीजर नंबर है। कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर। आपको पता है इंटीजर नंबर हैव नो डेसिमल पॉइंट, बट रियल नंबर हैव द डेसिमल पॉइंट नंबर। ओके, तो आपको ये समझ आया कि वेरिएबल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करते हैं। तो बेसिकली आज हम प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा कैसे स्टोर करते हैं ये हमने देखा इसके अंदर। ओके, और दूसरा, फिर इसके बाद में नंबर 4 आपको क्या चाहिए, डेटा टाइप। आप जो प्रोग्रामिंग करें, देखिए आप कुछ नंबर ऐड करना चाहते हैं। देखिए मैं सपोज कीजिए, मैं यहाँ पे नंबर मैंने यहाँ पे टाइप किया, सपोज कीजिए मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। मैंने एक यहाँ पे 6 लिया, एक यहाँ पे 2 लिया, और मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। अगर मैं एक नंबर ऐसा ले लूँ 4.3 और एक ले लिया मैंने यहाँ पे कितना 3 ये, अगर देखा जाए ये आपका एक रियल नंबर है और ये एक इंटीजर नंबर है। तो अगर मैं इसको करूँ तो पॉइंट यहाँ 3 जो का 2 आ जाएगा, सेम इस तरह से ही आ जाएगा। और 4 3 अगर ऐड करें तो 7 3 आ जाएगा। तो एक रियल नंबर और एक इंटीजर नंबर दोनों का जो आउटपुट है वो हमेशा रियल में आता है। ओके, तो इस तरह के ये जो होते हैं, देखिए अभी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा, अब समझ में आएगा। मैं देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। कोई भी एक स्टूडेंट है, कोई भी एक स्टूडेंट है, ओके, कोई भी एक स्टूडेंट है। एज ए लाइक उस स्टूडेंट का मुझे बताइए क्या नेम होगा, बिल्कुल होगा।
क्या उसकी एज होगी? बिल्कुल होगा। उसका जेंडर होगा? उसका बिल्कुल होगा। उसकी हाइट होगी? बिल्कुल होगी। ओके, और क्या होगा? वैसे फिलहाल इतना समझ लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, जो नेम होगा वो नेम किस में आएगा? वो अल्फाबेट में आएगा कि नंबर में आएगा? जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया मार्टिन, तो मार्टिन किस टाइप का डेटा, किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है? वो लेटर टाइप ही स्टोर कर रहा है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। लेकिन इसको टेक्निकली अगर तो बोला जाए तो इसको हम टेक्निकली प्रोग्रामिंग भाषा में हम इसको स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिंग। ओके, एज किस में होगा? एज बताइए, एज किस में होगा? नंबर में। मान लो मैंने बोल दिया कितने, 19 साल का है, तो ये इसका डेटा, इसका इंफॉर्मेशन किस टाइप की? ये नंबर टाइप की इंफॉर्मेशन है। ये किस टाइप का डेटा है? मैंने बोल दिया मेल। ओके, तो मेल भी किस टाइप का है? ये लेटर टाइप का डेटा है आपका, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अब हम क्या करेंगे? लेटर ना लिख के हम स्ट्रिंग बोलेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेटर्स को आप स्ट्रिंग्स भी बोल सकते हैं। हाइट कितनी? हाइट बोल दिया मैंने 5.3, लेकिन ये जो 5.3 है, अगर आप देखा जाए ये वाला जो नंबर है, ये किस टाइप का नंबर है? ये एक इंटीजर टाइप का नंबर है। आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा इंटीजर नंबर्स एंड रियल नंबर। इंटीजर नंबर के अंदर कोई भी आपका डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, लेकिन जो रियल नंबर होते हैं उस रियल नंबर के अंदर आपका क्या होता है? आपका पॉइंट होता है। अब ये देखिए, कुछ डेटा स्ट्रिंग टाइप का है, कुछ डेटा इंटीजर टाइप का है, कुछ डेटा रियल टाइप का है। इसी के कलेक्शन को हम बोलते हैं डेटा टाइप। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये क्या कहलाता है? ये डेटा टाइप कहलाता है। हर डेटा की अपनी एक रेंज होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें फिलहाल ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, और जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखी जाती है हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं, या उसको डेटा बोलेंगे। कांस्टेंट बोलेंगे या फिर हम उसको डेटा बोलेंगे। ओके, तो इतना ये फिलहाल पता होना चाहिए कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको इतना बेसिक्स आना चाहिए, इतना बेसिक्स पता होना चाहिए कि कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, नंबर्स ना, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप क्या होते हैं। और सी लैंग्वेज के अंदर हम 4 तरह के डेटा टाइप यूज करेंगे। कितने? 4 टाइप बेसिक डेटा टाइप। कौन कौन से, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। हमारा जो एक डेटा टाइप होगा वो कौन सा होगा? एक होगा इंटीजर डेटा टाइप। कौन सा होगा? इंटीजर डेटा टाइप। एक होगा फ्लोट। फ्लोट को आप रियल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रियल भी बोल सकते हो। दूसरा डेटा टाइप आप कौन सा करेंगे? कैर। कैर में जैसे आपको कोई भी नेम स्टोर करना है, जैसे यहाँ पे नेम मार्टिन, तो उसको इसके अंदर इंडिकेट करने के लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करेंगे। और कौन सा हो सकता है? डबल डेटा टाइप, यानी कि डबल एक तरह से आपका रियल नंबर ही होता है। फिर इसमें फ्लॉट में रियल में डिफरेंस क्या है? मेमोरी का डिफरेंस है। ये अपने कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट का डेटा टाइप स्टोर करता है, ये अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर 8 बाइट का डेटा स्टोर करता है। अगर मान लो सपोज करो आप बाजार में चीनी लेने जा रहे हैं और आपके पास एक कंटेनर है 2 किलो का, और आप 5 किलो चीनी ले रहे हैं, क्या पॉसिबल है 5 किलो चीनी 2 किलो कंटेनर में? नहीं। तो आपको क्या चाहिएगा? एक उससे बड़ा कंटेनर चाहिएगा। ओके, आप या तो 5 किलो का कंटेनर लेंगे या फिर आप उससे हाईएस्ट कंटेनर। तो वही बात ये इसकी रियल की, जब कोई डेटा ज़्यादा हाईएस्ट हो जाता है तो फिर फ्लोट में ना होके हम उसको किस में काम करेंगे? उसको हम डबल के अंदर काम करेंगे। तो ये हमारा बिग डेटा में काम करता है, मेमोरी लोकेशन। तो ये था आज हमारा इसके अंदर। ओके, अब हमें एक एक चीज़ और काम और करना है। ये अब आपको पता लग गया कि इसके अंदर कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। अब हम क्या करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कोई भी कोड किस तरह से लिखते हैं। अगर हमें कोई भी एक नेम प्रिंट करना है सी के अंदर, तो उस नेम को किस तरह से प्रिंट करेंगे? तो किसी भी नेम को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके? फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, हम फंक्शन में डिस्कस करते हैं फंक्शन किस तरह से काम करता है। जब भी आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी काम करेंगे, कुछ भी फंक्शंस प्रोग्रामिंग करेंगे, नेम प्रिंट करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सी लैंग्वेज बोलती है कि आप सारा काम फंक्शन के अंदर करेंगे। और सी लैंग्वेज के अंदर 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं इनबिल्ट टाइप फंक्शन। कौन से होते हैं? इनबिल्ट टाइप फंक्शंस। इनबिल्ट टाइप फंक्शन वे फंक्शंस होते हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर पहले से ही बने बनाए आए हुए हैं।
उनसे ये सब कौन सा फंक्शन जो पहले से बने बनाए हैं, इस तरह के फंक्शंस को हम एक तरह से लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है। कौन सा फंक्शन कहा जाता है? लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है ऐसे फंक्शंस को। दूसरा जो फंक्शंस होता है वो होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जो यूजर अपनी खुद न्यू फंक्शन बना के उस पर अपना एक कोड लिख सकता है। क्या लिख सकते हैं? एक खुद का कोड लिख सकता है। वो कैसे? तो हमें जो सबसे पहले जानना है कि हम सी लैंग्वेज के अंदर इन बिल्ड फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि इनबिल्ट फंक्शन को यूज कैसे करना है। यूजर डिफाइन तो बहुत बात की चीज है, ओके। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि इनबिल्ट फंक्शन को यूज क्या किया जाता है। देखिए सी लैंग्वेज क्या कहती है? सी लैंग्वेज ये कहती है कि अगर कोई भी आप इनबिल्ट फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन आप यूज करना चाहते हो तो सी लैंग्वेज ये बोलती है कि जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो सब कहाँ पे स्टोर है? फाइल के अंदर स्टोर है। और किसी भी फाइल के अंदर से फंक्शन को यूज करने के लिए अब हमें उस फाइल को क्या करना है? ओपन करना है। मैंने क्या बोला? जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन है वे सब कहाँ रखे होते हैं? फाइल के अंदर रखे होते हैं। अब उन फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे क्या यूज करना? फाइल को यूज करना, और उस फाइल को मुझे क्या करना? ओपन करना। अब उस फाइल का नाम क्या है ये पता होना चाहिए। हमारा सी लैंग्वेज के अंदर जो सबसे पहले फाइल है वो है stdio। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यानी कि आपको सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी अगर आपको इनपुट करना है या आउटपुट करना है तो वो किस फाइल से होगा? स्टूडियो से होगा। चलो ये भी ठीक है, ये भी पता, चलो हमें फाइल का नाम भी पता लग गया, फाइल को ओपन भी करना है। लेकिन किसी भी सी लैंग्वेज के अंदर फाइल को ओपन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एक सिंबल लगाना है जिसे हम क्या बोलते हैं? हैश। क्या बोलते हैं? हैश, ओके। और हैश लिखने के बाद में सी लैंग्वेज के अंदर एक कीवर्ड पहले से इनबिल्ड है और उस कीवर्ड का नाम है इंक्लूड। क्या है? इंक्लूड। और उसके बाद इंक्लूड होने के बाद में हम दोनों तरफ ये वाले ब्रेसेस लगाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। इसको ग्रेटर देन या लेस देन बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं हम एंगल ब्रेसेस। क्या बोलते हैं? एंगल ब्रेसेस बोलते हैं, ये याद रखें। और इन एंगल ब्रेसेस के बीच में ही हमें क्या करना है? उस फाइल का नाम दे देना है, और यहाँ पे लगाएंगे लास्ट में डॉट एच। ये पूरा एक सिंटैक्स होता है किसी भी फाइल को ओपन करने का। और इस वाले लाइन को एक तरह से आप बोलेंगे प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, इस पूरी एक लाइन को। और कई बार कुछ लोग इस लाइन को हेडर फाइल भी बोलते हैं। आपको कॉलेजेस में बताया होगा, जो लोग बीसी कर रहे हैं, एमसी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उन लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली और अच्छा टेक्निकली जाए तो इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट किस लिए कहा जाता है इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा। इसका प्री का मतलब क्या? प्री इज द पहले, प्रोसेसर ये यानी कि पहले ही प्रोसेसर कर देता है, यानी कि जो कोड लिखा हुआ होता है इनबिल्ट वो इसके अंदर लिखा हुआ कोड पहले से ही प्रोसेस हो जाता है, उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। तो ये वाली फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस फाइल के अंदर ओपन करना क्या है? हमने फाइल तो ओपन कर दी है, ये वाली फाइल ओपन हो चुकी है। अब इस फाइल के अंदर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है इनपुट, एक फंक्शन है आउटपुट फंक्शन, और एक है आपका इनपुट फंक्शन। तो हम जो सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे आउटपुट फंक्शन की बात। किस फंक्शन की बात? आउटपुट फंक्शन। तो वो आउटपुट फंक्शन कौन सा है? वो आउटपुट फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंट है। क्या है? प्रिंट ऑफ। कौन सा फंक्शन है? प्रिंट ऑफ फंक्शन। प्रिंट ऑफ फंक्शन क्या कहता है? देखो प्रिंट ऑफ की मैं आपको थोड़ी सी एक अच्छी डेफिनेशन बता देता हूँ। प्रिंट ऑफ फंक्शन ये बोलता है यदि आप कोई भी एक नंबर प्रिंट करना चाहते हो या कोई भी एक नेम प्रिंट करना चाहते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड प्रिंट करना चाहते हो, तो वो कहता है कि आप मेरे दोनों तरफ ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, और जो भी तुम्हें प्रिंट करना है, आपको 8 प्रिंट करना है, 4 प्रिंट करना है, या आपको कोई नाम प्रिंट करना है, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आपको प्रिंट करना है, वो हमेशा इस तरह से प्रिंट करेगा। और लास्ट में
एक सिंबल लगता है, ये वाला सिंबल क्या लगता है, ये वाला, इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं सेमीकोलन। क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। और ये जो ब्रैकेट है ये कहलाते हैं पैराथेंसिस। क्या कहलाते हैं, पैराथेंसिस। ये देखिए, ये लेफ्ट पैराथेंसिस, ये राइट पैराथेंसिस, और ये लास्ट में क्या लगता है, सेमीकोलन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेमीकोलन? सेमीकोलन इज द मीनिंग, इसका मतलब होता है क्लोज द स्टेटमेंट, उस लाइन को बंद करने के लिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। तो जिस तरह से आप इंग्लिश में पूरा एक सेंटेंस लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसका क्लोजिंग पॉइंट क्या होता है, आपने देखा होगा, ये वाला सिंबल लगा देते हैं, डॉट। इसी तरह से सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी कोई भी एक स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, उस स्टेटमेंट को कंप्लीट होने के बाद में उस स्टेटमेंट को हमें बंद करना होता है। तो बंद करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ओके, ये तो बात समझ में आ गई। चलो अब हम कोड को लिखेंगे कैसे। तो कोड को लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले तो हमारे पास होना चाहिए, पहले तो एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर। दूसरा, एक हमारे कंप्यूटर में कंपाइलर होना चाहिए। पहले क्या चलता था आप जानते होंगे, पहले चलता था टर्बो C++। अब जमाना चेंज हो गया, अब थोड़ा चेंजिंग हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा एडवांस कोडिंग किया जाता है, जैसा लाइनेक्स में किया जाता है, हैकिंग वगैरह के लिए कुछ भी किया जाता है, वे अलग से एक टेक्स्ट एडिटर, एक कंपाइलर का यूज़ करें। क्योंकि टर्बो C++ अपने आप में खुद ही क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर भी है और प्लस एक कंपाइलर भी है। लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, ये काफ़ी ओल्ड है। जो हम थोड़ा नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, एक टेक्स्ट एडिटर। आपका टेक्स्ट एडिटर कुछ भी हो सकता है, आपका नोटपैड हो सकता है, आपके पास सबलाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो हमारा जो कंपाइलर होता है वो अलग से डाउनलोड किया जाता है, उसका नाम है GCC कंपाइलर। मैं इसका अलग से एक लेक्चर तैयार कर दूंगा कि हमें अपने कंप्यूटर के अंदर GCC कंपाइलर कैसे डाउनलोड करना है और सबलाइन कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि ये चीज़ मेरे कंप्यूटर के अंदर पहले से अवेलेबल है। ओके, तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कोड लिखते हैं कि अगर हमें सी के अंदर कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सबलाइम टाइप किया, देखिए यहाँ पे सबलाइम आ चुका है। और इस सबलाइम के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले कोड लिखना है। तो कोड इसके अंदर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में जाके आपको न्यू करना है। क्या करना है, न्यू करना है। उसके बाद आपको इस कोड को सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको एक लोकेशन सेलेक्ट करनी कि आप इस कोड को कहाँ सेव करना चाहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना कोड आपका कंपाइल नहीं हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को अलग से कहीं सेव कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कोड नाम का फोल्डर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YouTube C प्रोग्रामिंग, या YouTube, या मैं लिख सकता हूँ ऑनलाइन स्टडी। ओके, ऑनलाइन स्टडी। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे कोड को कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लो मुझे कोई नेम प्रिंट करना है, तो मैं इसका नाम क्या देता हूँ, नेम, और लास्ट में लगेंगे .c। इट्स वेरी कंपल्सरी। अगर आपने नेम लिख दिया तो गलती हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगा, वो सी का कोड ही नहीं बनेगा। अगर आप इसको सी लैंग्वेज का कोड बनाना चाहते हैं तो आप .c लगाएंगे। अगर आप जावा का कोड बनाना चाहते हैं तो .html लगाएंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड बनाना चाहते हैं तो .js लगाएंगे। अगर आप पाइथन का कोड बनाना चाहते हैं तो .py लगाएंगे। तो इस तरह से हर एक फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो मुझे सी लैंग्वेज का कोड बनाना है, इसलिए मैंने वहाँ पे .c यूज़ किया और उसके बाद मैंने सेव कर दिया। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। अब मुझे हेडर फाइल को ओपन करना है। तो हेडर फाइल को ओपन करने के लिए अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हैश सिंबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैश सिंबल लगाते हैं। हैश सिंबल लगाने के बाद में हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, इंक्लूड। क्या टाइप करेंगे, इंक्लूड। और इंक्लूड टाइप करने के बाद में एंगल ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे stdio.h। अब मुझे कोई भी नेम प्रिंट करना है, तो नेम प्रिंट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ पे प्रिंट ऑफ, और प्रिंट ऑफ लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गूगल। अभी आपको बताया था ना मैंने कि अगर आपने फाइल को ओपन नहीं किया तो ये भी फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि इस फंक्शन का जितना भी कोड है, ये कोड कैसे काम करता है, कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे कंपाइल होता है, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, उन सभी लाइन का कोड स्टूडियो फाइल में लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इस कोड को रन करना है, इस कोड को चलाना है,
तो इसको हम चलाएंगे कैसे? तो फर्स्टली सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका जो कोड है उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर सेव है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन क्या। यहाँ पर ऊपर देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो मेरा मेरा माउस है, कौन सी ड्राइव है आपकी? सी ड्राइव है। उसके बाद यहाँ पे इस स्लेस लगा हुआ, बैक स्लेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बैक स्लेस। अब इस बैक स्लेस का मतलब क्या है? इस बैक स्लेस का मतलब एक दूसरा फोल्डर है कोई, उस फोल्डर का नाम क्या है? कोड है। इस बैक स्लेस का मतलब यानी कि इसके अंदर एक और फोल्डर बना है, उसका नाम क्या है? ऑनलाइन स्टडी। ओके। इस ऑनलाइन स्टडी के बाद मैं बैक स्लेस लगा के उसके बाद यहाँ पे देखो नेम डॉट सी के बाद कोई भी स्लेश नहीं है, तो इसका मतलब ऑनलाइन स्टडी के अंदर ही मेरा एक कोड सेव है, उसका नाम क्या है? नेम डॉट सी। क्या है? नेम डॉट सी है। ओके। अब इस कोड को कंपाइल करेंगे कैसे? तो इस कंपाइल कोड को कंपाइल करने के लिए मुझे चाहिए एक टर्मिनल। क्या चाहिए? टर्मिनल चाहिएगा, जो हैकर्स वगैरह भी लोग कुछ यूज़ करते हैं और कोड भी इससे कंपाइल किए जाते हैं। अधिकतर हैकिंग वगैरह उसी से होती है। तो टर्मिनल को स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे कमांड। तो अब ये जो लोकेशन है, मुझे ये लोकेशन मुझे अपने टर्मिनल में लेके आनी। तो इसको टर्मिनल में लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले आप CD टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? CD। कोई भी कंप्यूटर, चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप, नो प्रॉब्लम। CD टाइप करने के बाद में आपको बैक स्लेस प्रेस करना है। क्या करना है? बैक स्लेस। तो आप एंटर कर देंगे तो आप एक एग्जैक्ट आप C ड्राइव पे आ चुके। देखिए जरा यहाँ पे कौन सी ड्राइव है? यहाँ पे C ड्राइव। अब इस C ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है? कोड। अगर हमें टर्मिनल के अंदर किसी भी फोल्डर को ओपन करना पड़ता है तो वो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप CD टाइप करेंगे और स्पेस देंगे और उस फोल्डर का नाम टाइप करके आप एंटर कर देंगे। तो देखिए फोल्डर ओपन हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर एक वो फोल्डर है जिसका नाम क्या है? ऑनलाइन स्टडी। तो इसके अंदर भी इसको कोड ओपन करने के लिए पहले हमें क्या टाइप करना है? CD। और यहाँ पर आप टाइप करेंगे ऑनलाइन स्टडी। किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए पहले क्या टाइप करेंगे? CD। अगर आप CD भूल गए तो एरर आ जाएगा। चेक करते हैं क्या जाएगा? एरर वो आ गया। तो दोबारा से आप क्या करेंगे? CD। अगर कोई बात नहीं, आप इसको काट नहीं सकते, दोबारा से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं नहीं जाने वाला है। ऑनलाइन स्टडी हो गया। किसी भी कोड को कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक कंपाइलर होता है और उस कंपाइलर का नाम क्या है? GCC। क्या है? GCC। जब भी किसी कोड को कंपाइल करेंगे पहले हम टाइप करेंगे GCC और मेरी जो कोड फाइल है उसका नाम लिखेंगे, जैसे .c, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद ये एंटर करने के बाद अगर आपके पास कोई मैसेज आया तो उसका मतलब कोड में आपने कुछ गलती किया है, कुछ एरर है। अगर कोई मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब आपका कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। उसके बाद उसका आउटपुट देखने के लिए हम टाइप करते हैं ई। क्योंकि जब कोड कंपाइल होता है तो क्या होता है कि कंपाइलर एक EXE फाइल जनरेट करता है। उस EXE फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ए प्रेस करके ओनली एंटर करना होता है, तो फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ GCC। तो मेरे कोड का नाम क्या है देख लेते हैं एक बार। मेरे कोड का नाम क्या है? नेम डॉट सी। तो यहाँ पे मैंने नेम डॉट सी एंटर कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये देखते हैं कुछ मैसेज आता है कि कंपाइल हो जाता है। वेट कीजिए, कंपाइलिंग हो रही है। यस, मैसेज आ गया। देखिए क्या मैसेज आया? error expected declarations specifier or the triple dot before the string constant the printf function। ये आपको जहां तक उम्मीद है समझ नहीं आएगा, इतना मुझे पता है, गारंटेड है। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की एरर। देखिए जब भी मेरा कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, चाहे सी प्रोग्रामिंग हो, C++ हो या जावा हो, हर एक कोड को रन करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। किसका होता है? जितनी भी मेरी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है उन इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूट किया जाता है। दो रिसोर्सेज यूज होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक माइक्रो प्रोसेसर। ये दोनों मिलकर हर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जब भी कोई आप कोड बनाते हो तो उस कोड के अंदर एक मेन फंक्शन होता है। क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। चाहे आपकी C हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी हो, तो उसको एक मेन फंक्शन चाहिए। जब तक उसे मेन फंक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और मेन फंक्शन को लगाने का तरीका क्या है, मैं आज आपको ये बता।
ये लाइन हटाइए। जब भी आप हमेशा हेडर फाइल लगाएं तो हेडर फाइल को लगाने के बाद में तुरंत मेन फंक्शन लगाइए वॉइड में। ये क्या है, नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा टेंशन आ गए होंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। वॉइड मेन हमने क्यों लगाया, अभी हम ये देखेंगे। जो हमारा void मेन फंक्शन है उसका नाम क्या है, void मेन। ये मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा कि void हमने यहाँ पे क्यों लिखा और मेन हमने यहाँ पे क्यों लिखा, void का मतलब क्या है, मेन का मतलब क्या है, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि मैं आपको समझाने बैठूं तो अभी आपको कुछ भी समझ नहीं। फिलहाल ये समझिए कि ये आपका क्या है, एक मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के बाद हमेशा ये दो ब्रेसेस लगते हैं, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इस ब्रेसेस को हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस। और वो जो लाइन आपने लिखी थी वो लाइन आप इस इन लाइनों के बीच में लिख देंगे पूरा। अब क्या करेगा, जब भी आप इस कोड को कंपाइल करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर वॉइड मेन है। यस, वॉइड मेन है। वॉइड मेन को से मिलते ही वो अंदर एंट्री कर जाएगा और उसमें चेक करेगा क्या लिखा है, तो इस लाइन को कंपाइल कर देगा। चेक करते हैं। और उसके बाद में जब भी आप लास्ट में कोड को हमेशा चेंज करें तो हमेशा ये ध्यान रखना उसको सेव जरूर करिएगा आप। और उसके बाद में अब हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे जीसीसी और यहाँ पे मेरे कोड का नाम क्या है, नेम डॉट सी, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एंटर प्रेस। तो अब देखते हैं मेरा कोड कंपाइल हो रहा है। यदि कुछ मैसेज आया तो एरर है, नहीं आया तो कोड सक्सेसफुल। तो देखिए कोई भी मैसेज नहीं आया है, कोई एरर नहीं है, तो मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो कंपाइल हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या आ चुका था, एरर। यहाँ एरर डिटेक्ट हो चुका है, यहाँ पे कोई एरर हुआ नहीं हुआ। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा तो कोड का आउटपुट देखने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, ए। तो उसको अब यहाँ पे हमने क्या करना, ए प्रेस करके आपको एंटर कर देना है। तो आपने कोड के अंदर क्या लिखा था अभी आपको बता देगा। आपने क्या टाइप किया था, गूगल। चेक करें एक बार, आइए देखते हैं कि मैंने गूगल लिखा। यस, बिल्कुल गूगल लिखा है। सी लैंग्वेज इतनी स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने एक सेमीकोलन भी छोड़ दिया ना तो उसका भी एरर दे देगा। देखिए अगर मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव करके अगर मैं इस कोड को दोबारा से कंपाइल करूँगा, रन नहीं करना है, कंपाइल करना है, क्योंकि जितनी भी एरर डिडक्शंस होती है वो कंपाइल टाइम में होती है और रन टाइम में नहीं होती है। तो जी सी सी यहाँ पे नेम डॉट सी और यहाँ पे एंटर प्रेस। तो देखिए इसने बोला इन फंक्शन में एरर एक्सपेक्टेड द सेमीकोलन बिफोर द कर्ली ब्रेसेस टोका, यानी कि इस ब्रेसेस से पहले आपका ये चीज एक्सपेक्टेड है, यानी कि मिसिंग है। एक्सपेक्टेड का मतलब इसे नीड है, इसे ये चाहिए। जाहिर सी बात है यहाँ पे छूटा हुआ है और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल एस से इसको सेव किया, फिर दोबारा हम इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे जीसीसी, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल और यहाँ सॉरी एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे आएगा नेम डॉट सी। तो आप कोड में कोई एरर नहीं, मेरा रन हो चुका। अगर मान लो मुझे दूसरा नेम प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ क्या, चेक ऑनलाइन। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव। एक बार मैं इसको पहले रन करके देखता हूँ, रन में और आपको कंपाइल में अंतर समझ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो अभी पिछला ही रिजल्ट दिखा रहा है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर पिछला ही आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो मुझे इस फाइल को जो मैंने चेंजिंग किया है इसको दोबारा से कंपाइल करके इसकी दूसरी एक सी फाइल बनानी है। तो उसके लिए फिर दोबारा से ही कंपाइल करते हैं। कंपाइलर का नाम है जीसीसी और यहाँ पे टाइप करेंगे आप नेम डॉट सी, एंटर प्रेस। तो देखिए फिलहाल ये क्या कह रहा है, प्रिंट में कुछ एरर है। ये कह रहा है वार्निंग इम्प्लिसिट ऑफ द फंक्शंस द प्रिंट द, ये इसके अंदर इन बिल्ट एक तरह की लाइब्रेरी है जिसने आपको एक एरर जनरेट करके दिया है। क्या, प्रिंट। प्रिंट नहीं होता है, प्रिंट नहीं होता है, वो प्रिंट ऑफ होता है। देखिए एक एफ छूटने पर भी इतना बड़ा एरर है। तो आप यहाँ पे एफ लगाएंगे, फिर कंट्रोल एस से सेव करेंगे, फिर इसके बाद आप इसको यहाँ पे जीसीसी टाइप करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके फाइल का नाम क्या है, डॉट सी। कोई एरर है, नो। फिर ए प्रेस करके आप एंटर कर देंगे। अब देखिए आपका कोड क्या है, गूगल एमपी टेक्नोलॉजी। ये बड़ी एक प्रॉब्लम आती है। ये देखिए मैंने तो अलग अलग लाइन में टाइप किया था, लेकिन ये सारे मैसेज क्या हुआ, एक ही लाइन में आ गए। मैं चाहता हूं कि गूगल एक लाइन में रहे और एमपी टेक ऑनलाइन अलग लाइन में रहे। तो सी लैंग्वेज ये भी बोलती है अगर आपको नेक्स्ट लाइन भी चाहिए तो उसका भी आपको इंस्ट्रक्शन टाइप करना पड़ेगा। तो सी लैंग्वेज कहती है कि आप एक काम करो, गूगल के बाद यदि आपको कोई भी कंटेंट नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो गूगल के बाद ही आप एक स्लेस एन लगा दीजिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन लगा दीजिए। बस ये दो लेटर टाइप करने, स्लेस एन। बेक स्लेस एन का मतलब होता है न्यू लाइन में एंटर करने के लिए। अब यहाँ से जो भी आप कंटेंट टाइप करेंगे ना,
स्लेशन के बाद वो सारा का सारा नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब इसको दोबारा से वही कंट्रोल एस से सेव करेंगे, फिर दोबारा से मुझे इसको कंपाइल करना पड़ेगा। अगर रन कर दोगे तो सेम वही आउटपुट दे देगा, नेम डॉट सी एंटर, और यहाँ पे प्रेस करके एंटर, तो देखिएगा अब आपका कोड अलग अलग लाइन में आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो इतना बहुत सारा रिजल्ट आ रहा है, इसको साफ करना चाहते हो तो यहाँ पे CLS टाइप करके एंटर कर दो, क्लीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेक स्पेस काम नहीं करेगा, डिलीट के लिए ध्यान रखो। ओके, और भी बहुत सारी चीजें, अगर मान लो मुझे इसके बाद भी एक और नेम दिखाना है तो स्लेशन लगाइए। मुझे क्या दिखाना है, प्रिंट ऑफ, तो मुझे दिखाना है क्या क्या दिखाना, माइक्रोसॉफ्ट दिखा दो, कंट्रोल एस से सेव, और उसके बाद में क्या करेंगे, दोबारा से कंपाइल करेंगे, GCC यहाँ पे नेम डॉट सी। ओ, अब फिर इसका मतलब फिर मैंने F छोड़ दिया है, तो यहाँ पे दोबारा मुझे F लगाना है, कि थोड़ा सा पाइथन की भी हैबिट पड़ी हुई है इस वजह से, क्योंकि पाइथन के अंदर फंक्शन ओनली प्रिंट चलता है। तो यहाँ पे GCC, यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम डॉट सी, उसके बाद ये प्रेस करके एंटर कर देंगे, तो आपका देखिए गूगल, MP-Tech ऑनलाइन और माइक्रोसॉफ्ट आ चुका है। तो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने क्या क्या सीखा है, आज हमने सीखा है कि सी कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप यूज़ होते हैं, हेडर फाइल क्या होती है, टेक्स्ट एडिटर कैसा क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ओके, फंक्शंस क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी को कैसे ओपन करते हैं, ओके, कोई भी टेक्स्ट एडिटर होगा उसके अंदर आप कोड कैसे राइट करेंगे, उसको कंपाइल कैसे करेंगे। तो आज हमने ये सब सीखा है। यदि इनमें से आपको कोई भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा कोडिंग समझ में नहीं आती है, प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ तक उम्मीद है मुझे ये लेक्चर उसको समझ आ जाएगा कि ये कोडिंग करने के लिए, एक बेसिक कोडिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है, तो ये उसको समझ में आए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, यदि कोई डाउट है, कुछ डाउट पूछना चाहते हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ओके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।